नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त आप टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं। 8:50 हो चुके हैं और न्यूज की पाठशाला में आप सभी का दाखिला हो चुका है। मैडम आ चुकी है। क्लास आपसे जुड़े हर उस विषय की होती है जो आप सुबह सोच रहे होते हैं, जिसे लेकर आप सारा दिन चिंतित रहते हैं, या जो आपके मन में प्रश्न उठते हैं, जिन पर आप दिन भर चर्चा कर रहे होते, या जो आपके एल्गोरिथम का हिस्सा बन चुके होते हैं। उन मुद्दों पर हम बात करते हैं और आपको बगैर किसी लाग लपेट के एकदम क्लियर उस चैप्टर के फैक्ट्स को रख देते हैं। यही न्यूज की पाठशाला का उसूल है, ताकि आप एक सजग नागरिक बने, न सिर्फ अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं बल्कि कर्तव्यों को भी याद रखें। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज की पाठशाला। आज की क्लास इस वादे के साथ कि पढ़ाऊंगे ऐसा कि कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और क्लासेस आपके सामने। पहला चैप्टर राजनीति शास्त्र की क्लास। क्या छात्र आंदोलन में कांग्रेस से रणनीतिक चूक हो गई? पॉलिटिक्स के फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फैक्टर पर यह कड़ा चैप्टर है। फिर आएगा दूसरे नंबर पर चैप्टर राजनीति और आंदोलन की क्लास। देश के बच्चे लाठी खाए, हमारे बच्चे लाठी खाए और तुम बर्गर, ये नहीं चलेगा। आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी में फर्क बताने वाला यह चैप्टर है। युवाओं को, जेन जी को इस चैप्टर को जरूर देखना चाहिए। और फिर आएगा पार्ट नंबर 3, पॉलिसी और पॉलिटिक्स की क्लास। राजनीति बदलती गई लेकिन शिक्षा की नीति क्यों नहीं बदली? सारी जड़ फसाद वही तो है। शिक्षा पर सरकारों की नीयत की पड़ताल करने वाला यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 3। और फिर आएगा चैप्टर नंबर 4, इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास। ईरान के महतबाही के लिए ट्रंप अपने सैनिक कैसे उतार देंगे? प्लान की घंटी बजने से पहले ही होमवर्क कैसे लीक हो गया है, आप जानेंगे। और अंत में हमारा स्पेशल सेगमेंट, जिसे आप आजकल बड़ा पसंद कर रहे हैं, सोचा है कभी, जिसमें आपको बताएंगे तेलंगाना में एक शिव मंदिर है। यहां 24 घंटे परछाई स्थिर रहती है, बदलती नहीं है, पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो दिन भर के रिवीजन के बाद पाठशाला में पहली क्लास, जिसमें बात करेंगे राहुल गांधी की लाइट कैमरा एक्शन से भरपूर जबरदस्त एंट्री की, जिसे विपक्ष राहुल गांधी का फ्लॉप शो बता रहा है। विपक्ष के नेताओं को लगता है कि महफिल जमाई कॉकरोच जनता पार्टी ने, माहौल बनाया सोनम वांगचुक के अनशन ने, लेकिन वाहवाही लूट की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी कैसे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि जो राहुल गांधी 30 दिन की छुट्टी के बाद जंतर मंतर जाने के बजाय देहरादून चले गए, जो राहुल गांधी सोनम वांगचुक के मंच पर चढ़ने के बजाय छात्रों की गूंज वाले कार्यक्रम में जाना उचित समझते हैं, जो राहुल गांधी कल छात्रों पर हो रहे पुलिस एक्शन के विरोध में खड़े होने के बजाय नो कमेंट्स कहना पसंद करते हैं, आज प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर कैसे बैठ गए? क्या उस राहुल गांधी ने यह साबित नहीं कर दिया कि आंदोलन की स्क्रिप्ट किसी और ने लिखी, सेट किसी और ने लगाया, भीड़ किसी और ने जुटाई, लेकिन क्लाइमैक्स का सीन शूट करने बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर पहुंच गए कौन? खुद राहुल गांधी। अब जरा आप तस्वीरों को देखिए और इन तस्वीरों से समझिए, ये राहुल गांधी है, लेट गए जमीन पर, सड़क पर। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ बैठा हूं, मैं तो लेटा हूं। आज कैमरा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह अपना फोकस लगाए हुए था, और वो फोकस था एलओपी के इस किरदार पर, जहां वो ये कह रहे थे बच्चों पर लाठीचार्ज हुई, हमें बताइए क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब एक तरफ सोनम वांगचुक है जो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं, अपनी सेहत को दांव पर लगा रहे हैं, अस्पताल में हैं। दूसरी तरफ छात्रों की भीड़ है जिन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया, पुलिस की लाठियां खाई और आंदोलन को जिंदा रखा।
लेकिन अब एंट्री हो गई है किसकी? राहुल गांधी की, जिन्होंने ना कोई अनशन किया, ना पुलिस की लाठियों का सामना किया, लेकिन इस कहानी में अचानक सबसे चर्चित किरदार बनकर आ गए सामने। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर एक मशहूर हिंदी गाना याद आ रहा है, सुनाऊं? मतलब गाकर नहीं। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। मतलब ये फूल खिला कहीं और, खिलाया किसी और ने, लेकिन ले गया राजकुंवर। विपक्ष की इस आलोचना की एक वजह यह भी है कि इस पूरे आंदोलन में जो मीडिया कवरेज राहुल गांधी को मिली, वो विपक्ष की किसी दूसरे नेता को नहीं मिली। विपक्ष के ज्यादातर नेता सोनम वांगचुक के साथ फोटो खिंचवाकर ठंडी सी एग्जिट लेकर चले गए, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने सुपर हीरो वाली सियासी एंट्री ली, वैसे ही विपक्ष को परेशानी हो गई। वैसे भी राजनीति में एक पुराना नियम है ना कि मेहनत कोई करे, लेकिन अगर कैमरा सही समय पर मिल जाए तो हीरो कोई और बन जाता है। यानी अब ये लड़ाई सरकार बनाम विपक्ष की कम है, सीजेपी बनाम सरकार की कम है, छात्र बनाम धर्मेंद्र प्रधान की कम है। अब ये लड़ाई क्या हो गई है? विपक्ष बनाम विपक्ष की। ऐसा लग रहा है कि आंदोलन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई ही नहीं कि वो क्रेडिट रोल नहीं आता है, वो पहले से शुरू हो गया। ये क्रेडिट रोल है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, सोनिया गांधी मंदिर मार्ग थाना पहुंची है, जहां पर डिटेन करके रखा गया है कांग्रेस के सांसदों को, और यहीं पर है उनके बेटे राहुल गांधी भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंची है तमाम उन सांसदों से जो आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से निकलकर पहुंचे थे उस जगह पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। हालांकि उसके बहुत सारे गेट हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का जो घर है, वहां से प्रधानमंत्री के जिस आवास के जिस इलाके में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 से 1.5 किलोमीटर की। ये राजाजी मार्ग है वो, जहां पर ये लोग बैठकर लगातार हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और पुलिस वहां से उनको उठाकर ले गई। अब इसके पीछे एक कारण है। पुलिस कहती है ये हाईली सिक्योर्ड इलाका है, यहाँ पर बगैर इजाज़त के, बगैर परमिशन के आप किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते। इनफैक्ट वहाँ ज़्यादा देर रुका भी नहीं जा सकता है। ऐसे में तमाम सांसदों के साथ वहाँ कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी पहुंच गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, बाकी तमाम बड़े लीडर्स भी वहां पर मौजूद थे। जमकर नारेबाजी हुई, जमकर इस्तीफों की लिस्ट जो है वो मीडिया के सामने रखी गई, नारों में ही रखी गई, और ये कहा गया कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पुलिस को आकर एसओपी जो होती है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, उसे अपनाते हुए उन्होंने डिटेन कर लिया, और ये गेट खुल गया है। ये देखिए, सोनिया गांधी, फुल फ्रेम कीजिए जरा, सोनिया गांधी आपको दिखाई दे रही हैं अंदर जाते हुए। ये मंदिर मार्ग थाना है जहां पर राहुल गांधी को डिटेन करके रखा हुआ है। बसें आई थी, उन्हीं बसों में एक एक करके सांसदों को और जो बड़े कांग्रेस लीडर्स थे उनको हिरासत में लेकर ले जाया गया था। और यहीं पर कुछ देर पहले, कि अभी आप ये तस्वीर जो देख रहे थे, कुछ सेकंड पहले ही गेट खुला और सोनिया गांधी वहां पर एंटर हो गई है। मतलब पिछले 24 घंटे में हालात बड़ा तेजी से बदलते हुए आप सबने देखे होंगे। जो कैमरा कल तक फोकस था कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन में, हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के जितने भी अगवा थे उनमें से कोई एक दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ एक झलक दिखी जेपी नड्डा से बात करते हुए 2 नेताओं की, फिर एक दीपके की झलक भी दिखी शुरू में जब वो एक ट्रक के ऊपर थे, फिर उसके बाद ट्रक के अंदर वो बिल्कुल पीछे वाली साइड खड़े हुए थे। लेकिन आज जो तस्वीर आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की अलग अलग इलाकों से। रंजीता मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है, जरा उनका रुख करते हैं। रंजीता, कुछ देर पहले की तस्वीर जहां सोनिया गांधी मुलाकात करने के लिए पहुंची राहुल गांधी और बाकी तमाम सांसदों, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, क्या राहुल गांधी को आज डिटेन करके रखा जाएगा या उनको जल्दी छोड़ दिया जाएगा?
रूबिका, देखिए, जो कांग्रेस के सांसद हैं उन सभी को अलग अलग बसों में डिटेन किया गया था। कुछ सांसद मंदिर मार्ग थाने में है, जिसमें प्रियंका गांधी है, जहां अभी सोनिया गांधी पहुंची हुई है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, ना तो मिलने दिया जा रहा है सांसदों से और ना ही बातचीत करने की इजाजत दी जा रही है। दूसरी जगह राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो छत्रसाल स्टेडियम जो थाने है वहां उनको डिटेन करके रखा गया है। वहीं तीसरी जगह कई सांसद ऐसे हैं जिनको किंग्सवे कैंप जो है उस थाने में डिटेन करके रखा गया। तो 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर तमाम सांसदों को रखा गया है। सोनिया गांधी के पहुंचने के बाद लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन्हें थाने में अंदर जो है वो जाने की इजाजत दी जाए, वो बातचीत कर सके अपने एमपी से, लेकिन अभी तक उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया है। अरे रंजीता, हमने देखा दरवाजा खुला था, वो अंदर या तो शायद प्रीमाइसेस में एंटर हुई और अभी तक मुलाकात नहीं कर पाई, लेकिन अंदर एंटर तो एक गेट खुलता हुआ हमने देखा है। आप भी तो वहीं पर मौजूद थे, देखा होगा आपने। देखिए रूबिका, क्योंकि जो भीड़ भाड़ है, गाड़ी उनकी पहुंचती है, क्योंकि उससे पहले उनको ये कहा जाता है, जो हमारे कांग्रेस के जो एमपी से बात हो पाई कि उनको पहले कुछ सांसदों ने ये कहा कि आप वहां मत जाइए, वहां काफी भीड़ है और वहां जाना आपके लिए भी बेहतर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी सोनिया गांधी वहां पहुंची है। जो कांग्रेस के एक एमपी है जिनसे हमारी लगातार बात हो रही है, वो कह रहे थे कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनसे बातचीत करने की कोशिश वो कर रही है। अभी ताजा तस्वीर जो है वो निकल कर सामने नहीं आ पाई है, लेकिन हम अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस का ये जोरदार प्रदर्शन जो है वो चला। अखिलेश यादव उस प्रदर्शन में आए, सुप्रिया सुले इस प्रदर्शन में शामिल हुई और सीधे तौर पर तमाम जो नेता थे उनका एक ही कहना था कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, उसके बाद हम संसद में चर्चा के लिए तैयार होंगे। ओके रंजीता, नजर बनाए रखिएगा। जरा तस्वीरें हम दर्शकों को बता दें एक बार फिर से। देखिए, एक आपको ग्रिल वाला ये गेट दिखाई दे रहा होगा। इस गेट के उस पार जो है कांग्रेस के एमपीज और राहुल गांधी को रखा गया है डिटेन करके, हिरासत में लेकर, और उसकी इस तरफ उनकी माताजी आपको दिखाई दे रही है, यानी सीनियर लीडर कांग्रेस की सोनिया गांधी, जो अंदर जाने के लिए इंतजार कर रही हैं और वो शायद किसी से बात करना चाहती हैं और उसके बाद अंदर से शायद कुछ ऑर्डर आते हैं या उनको कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसके बाद गेट थोड़ा सा खुलता है और सोनिया गांधी फिर अंदर जाती हुई आपको दिखाई देंगी अभी कुछ देर में। हालांकि उनको मिलने दिया जा रहा है कि नहीं मिलने दिया जा रहा है, उन्होंने कोई बात की कि नहीं की, ये तो कुछ ही मिनटों पहले की तस्वीर है, इसीलिए ये क्लैरिटी नहीं आई है। ये देखिए, जब गाड़ी से उतरकर बार बार उनको ये एडवाइस किया जा रहा था कि सोनिया जी आप वहां पर मत जाइए क्योंकि बहुत भीड़ है, वहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे ही अपने नेता हैं, पर आप वहां पर मत जाइए। लेकिन सोनिया गांधी चाहती थी कि वो जाकर अपने तमाम एमपी से और सीनियर लीडर से मुलाकात करके आए, जिनको आज डिटेन किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बर्थडे, और ये कहा गया कि आज जितने भी कांग्रेस के एमपी हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इकट्ठा होंगे, सिर्फ एक दूसरे को बधाई देने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने के लिए। लेकिन वो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं और उसके बाद वहां से पैदल मार्च करते हैं, ए राजा मार्ग की तरफ जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास है आधिकारिक, और वहीं उस इलाके में ये लोग विरोध प्रदर्शन शुरू करते हैं। फिर पुलिस डिटेन करके उनको अलग अलग थानों में ले जाती है। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये मंदिर मार्ग थाने की तस्वीर है। तो ये तो लाइव तस्वीरें थी, लेकिन पिछले 24 घंटे में हालात इतनी तेजी से बदले हैं हुक्म कि आप समझ ही नहीं पाए होंगे। राहुल गांधी को सीजेपी के प्रोटेस्ट में सरकार को घेरने का जबरदस्त मौका दिखा और वो एक्टिव भी हो गए, और एक्टिव भी अचानक हुए। मतलब कल उनसे कह कहकर पूछ कर थक गए, लेकिन नो कमेंट्स वाली बात आई। कल यानी 20 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे पार्लियामेंट के अंदर जाते हुए राहुल गांधी ने सीजेपी के संसद मार्च समेत कई सवालों पर क्या कहा? नो कमेंट। इस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। मतलब तब राहुल गांधी कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन शाम होते होते राहुल जी का मूड बदला। शाम करीब 6:30 बजे राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टा पर। उन्होंने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा, और आज सुबह राहुल गांधी फुल एक्टिव मोड में संसद पहुंचे, सीधे लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की, स्पीकर से लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, और फिर आई दोपहर। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जाकर धरना प्रदर्शन करने लगे। उनका इस्तीफा मांगना उन्होंने शुरू कर दिया। पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने
हाथों में सांकेतिक हथकड़ी लगाकर हाथ उठाकर यह दिखाया कि हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कुछ हो जाए, आप बांध दो हमारे हाथ, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेता पीएम आवास के सामने धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। सुनिए। अब ये सब चल ही रहा था कि अचानक केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से बात करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। शायद सुरक्षा कारणों से राहुल गांधी को पीएम आवास के सामने भीड़ हटाने के लिए दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बार बार ना कहने की मुद्रा में सिर हिला रहे हैं। राहुल की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि वो शायद ये कह रहे हो कि आप फला मेरी बात मान ले तो फिर मैं इस पर सोचूं, या हम ये चाहते हैं आप ये कर दीजिए तो हम ये मान लें। जब राहुल गांधी ने ये बातें खत्म कर दी तो फिर जितेंद्र सिंह जो हैं वो आते हैं मीडिया के सामने और ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो हमारी बात स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद ये तो रुके नहीं। जितेंद्र सिंह आकर मीडिया से ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने मुझे कहा था कि आप संसद में इस पर बात कर रहे हैं, मान जाने, ठीक है हम धरना खत्म कर देते हैं। और अब जब मैं वहां से वो आश्वासन लेकर आ गया तो राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहे हैं। पुलिस हटाने के लिए जब जाती है राहुल गांधी को तो वो सड़क पर लेट जाते हैं। ये रही वो तस्वीर। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने एक पोस्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को पीएम आवास पहुंचने की अपील की। क्या लिखा राहुल ने? लिखा कि पीएम मोदी को लगता है कि वो बगैर जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, इस बार बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, पीएम आवास के सामने धरने में हमारे साथ शामिल हो जाइए। ये बात उन्होंने कही और उसके बाद पुलिस वहां से उनको डिटेन करके ले गई। अब इन बातों को आप कैसे समझें और क्या मतलब इसका समझा जाए? कल 20 जुलाई को जो भीड़ संसद तक पहुंच गई थी, उस भीड़ को आज राहुल गांधी पीएम आवास का रास्ता दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव वरिष्ठ नेताओं से मिले और हम ये सोच करके गए थे हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं और पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भी धरने पर बैठे थे, उन्हें भी हिरासत में ले लिया। पुलिसकर्मी से पूछा कहां ले जा रहे हो, तो सुनिए पुलिस वालों ने उन्हें क्या जवाब दिया। कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? पता नहीं हो तो सर बताइए। जहाँ कोई आता जाता नहीं। कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? तो उनका पता नहीं सर, अभी वो बताएंगे। फिर कहा कहां ले जा रहे हो पुलिस भाई? तो कहा सर वहां जहां कोई आता जाता नहीं। कुल मिलाकर अब मुद्दा सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं रह गया है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस गृह मंत्री से संसद में जवाब चाह रही है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में राहुल गांधी का स्टैंड 360 डिग्री पलट गया है, चेंज हुआ है। यकीन मानिए, छात्रों के प्रदर्शन पर नो कमेंट कहने वाले राहुल गांधी पीएम आवास पर अब उनका इस्तीफा मांगते हुए पहुंच गए। क्या ये राजनीति का अवसरवाद नहीं? आज से 79 दिन पहले यानी 3 मई को जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब राहुल गांधी को सड़क पर उतरने में 45 दिन लग गए थे। 17 जून को वो कोटा पहुंचे। उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम शुरू किया। 18 जून को वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए एक खास वेबसाइट लॉन्च कर लेते हैं, जिस पर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान लॉन्च होता है। 30 जून को कांग्रेस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 40 दिन का प्रोटेस्ट प्रोग्राम लॉन्च करती है। 17 जुलाई को राहुल देहरादून में छात्रों की गूंज का दूसरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो क्या हुआ था? ये 30 जून के बाद
अब आप देखिए 17 जुलाई, 30 जून के बाद 17 जुलाई। अब इस बीच क्या हुआ? इस बीच सीजेपी का आंदोलन और तगड़ा हो गया। तो राहुल गांधी को और उनकी टीम को लगा कि भैया सारा काम तो कर रहे थे हम, आकर ले जा रहा है कोई और। लेकिन लाठी डंडा खाया किसने, ये भी आप याद रखिए। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर राहुल गांधी जब निकले तो साफ कर दिया कि विपक्ष की स्ट्रैटेजी क्या है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, तीनों का इस्तीफा उन्होंने मांग लिया। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। धर्मेंद्र प्रधान ही इज एन इंटरमीडिएरी, एब्सोल्युटली ही शुड रिजाइन, बट धर्मेंद्र प्रधान hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? अब पेपर लीक और छात्रों की पिटाई के मुद्दे पर विपक्ष बेहिसाब बिखरा हुआ है, यह भी आप समझ लीजिए। राहुल गांधी संसद से सड़क तक अपनी पार्टी के दम पर सरकार को घेरने में लगे हुए, अपनी पार्टी के दम पर, मतलब अपने सांसदों के दम पर। आम आदमी पार्टी भी संसद से लेकर सड़क तक खड़ी तो हुई है, लेकिन कांग्रेस से अलग। संसद के अंदर संजय सिंह सरकार पर हमलावर है, सड़क पर केजरीवाल एक्स्ट्रा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उधर शरद पवार की एनसीपी सीजेपी के साथ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए आप, उनकी बेटी जो है सुबह से उनके साथ, और खुद शरद पवार गए उनसे मुलाकात करने के लिए सुप्रिया सूले के साथ जंतर मंतर पर। अभिजीत दीपके से मुलाकात की है। मतलब पेपर लीक मामले में जितना हल्ला हंगामा मचा हुआ है, राजनीतिक दलों में उसकी क्रेडिट को लेकर ज्यादा हल्ला हंगामा है। विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के प्रयासों को अब शक की नजर से देख रही हैं। राहुल गांधी के पीएम आवास पहुंचने पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ये लिखते हैं कि सीजेपी के धरने को कमजोर करने के लिए मोदी ने राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने के लिए बैठा दिया। समझे? मतलब मोदी ने राहुल गांधी को फोन किया, हाँ राहुल जी, वो ऐसा है कि आप मेरे घर के बाहर धरना देने आ जाइए। संजय जी की माने, संजय जी ने जो नहीं कहा वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कह दिया। और सवाल कर रही हैं, वो क्या सवाल कर रही हैं? जो दिल्ली पुलिस सीजेपी को संसद की तरफ 100 मीटर भी नहीं बढ़ने दे रही थी, राहुल गांधी को पीएम आवास के ठीक बाहर तक पहुंचा देती है। क्या हमें इस बात का कोई और सबूत चाहिए कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही है? आम आदमी पार्टी नेताओं की इस तिलमिलाहट को कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ये कहकर थोड़ा और बढ़ा देते हैं, आपको काहे धुआं लग रहा है? आपके धुआं क्यों निकल रहा है? अरे हुक्म, राजनीतिक कल्पना की भी एक सीमा होती है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, यानी सत्ता पक्ष के विरोध की सबसे मुखर आवाज। और लोकतंत्र में क्या कभी सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्ष के बीच में कोई दोस्ती हो सकती है? लेकिन आम आदमी पार्टी की माने तो राहुल गांधी भी पीएम मोदी के इशारे पर लगे हुए हैं काम करने को। ये सब मिले हुए हैं जी। इससे पहले आज सुबह संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ, दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। मॉनसून सत्र के 2 दिन के कार्रवाई जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। कांग्रेस के तेवर देखकर यह साफ लग रहा है कि अब कई दिनों तक संसद की कार्रवाई इसी तरीके से बर्बाद हुई। राज्यसभा में खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया और पुरजोर तरीके से, सुनिए, और उसके बाद स्थगित। पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए। ये बात तो सच है। जिन बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ वो बच्चे कौन थे? वो आपके और हमारे बच्चे थे। वो जो मासूम चेहरे आपको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चैनलों पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर दिखाई दे रहे हैं लाठी खाते हुए, वो बच्चे असल में कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी बात सुनकर, इंस्टा की वो रीलें देखकर वहां पहुंचे थे कि अब क्रांति का वक्त आ गया है।
और इसीलिए अब ये दूसरा पार्ट। और जेन ज़ी को ये पार्ट बहुत शिद्दत से देखना चाहिए। मैं कह रही हूं किसी प्री कंसीव नोशन के साथ इसे मत देखिएगा, एकदम क्लीन दिमाग के साथ जो मैं कह रही हूं उसे सुनिएगा और समझिएगा। ये तस्वीरें उन बच्चों की हैं जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी नहीं है। इन्होंने मुझे लगता है जिंदगी में कभी इस तरीके से कोई आंदोलन अटेंड नहीं किया हो। ये तो सिर्फ हिसाब मांगने आए थे, हिसाब मांगने आए थे कि हमने पढ़ाई की है, हम क्यों भुगत रहे हैं। लेकिन इनको मिला क्या? हिसाब की जगह हिंसा। ये डटकर सवाल पूछने आए थे, लेकिन इनको मिला क्या उसके बदले? डर। अपने भविष्य के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने कल देखा क्या? लाठी। वो जिन चेहरों के भरोसे पर यहां पहुंचे थे, जिस प्लेटफॉर्म को देखकर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, उनसे क्या मिला? उनको क्या मिला? धोखा। एक बार के लिए सब कुछ साइड में रख लीजिए। मैं बिल्कुल क्लियर कट कह देना चाहती हूं, किसी भी आंदोलन से जुड़ने से पहले या किसी भी विचारधारा का पक्ष लेने से पहले ये समझ लीजिए, ये आपके और हमारे बच्चे, ये देश के बच्चे, इन बच्चों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है वो इसके हकदार नहीं थे, कतई नहीं थे। इन मासूम बच्चों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पुलिस को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए था। कोलैटरल डैमेज में सबसे ज्यादा डैमेज हमारे इन मासूम बच्चों का हुआ। वो शिक्षा व्यवस्था पर, पेपर लीक पर, अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछने आए थे। और इस देश का संविधान यही कहता है कि सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल पूछना अधिकार है। इस देश के संविधान ने गरिमा से जीने का अधिकार हमें दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। कल भीड़ में अपने हितों को साधने के लिए जो चेहरे अब तक दिख रहे थे वो गायब दिख थे, और जो लाठी खा रहे थे वो हमारे बच्चे थे, और उनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ गुस्से में थे, वो अपनी बात रखने आए थे। उन बच्चों पर लाठी डंडे नहीं पड़ने चाहिए था, नहीं पड़ने चाहिए था। अब बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल, आप में से कई ऐसे मां बाप हैं जिनके बच्चों ने कल आपसे जिद की होगी कि हमको तो जाना है, आप करते रहिए यहां बैठकर निंदा, लेकिन हम तो सड़कों पर उतरेंगे और सिस्टम को बताएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। आप में से बहुत से ऐसे मां बाप होंगे जिनके बच्चों ने यह काम किया होगा, और ये बच्चे किसके बुलावे पर वहां गए? ये किसके इंस्पिरेशन के तहत वहां हक की आवाज बुलंद करने के लिए गए? आपको सारे चेहरे दिखाई दे दिए? वो सारे चेहरे मंच पर आंख बंद कीजिए, आपको दिख जाएंगे। ये लोग कहां थे कल? मैं पूछ रही हूं आपसे। हफ्तों से कैमरे के सामने इस आंदोलन का चेहरा बने बैठे लोग कहां थे कल? और यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आंदोलन की राजनीति में एक पुराना खेल है, भीड़ जुटाओ, चेहरा आगे करो, और जब टकराव की घड़ी आए तो पर्दे के पीछे चले जाओ। भीड़ में मासूम और जोशीले छात्र पिसते हैं तो पिसने दो, जाहिर है हम उनको ढाल बनाएंगे और मोर्चे से चुपचाप खिसक लेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारे बच्चे लाठी खाए और तुम बर्गर। वाह, हमारे बच्चे आंसू गैस की जलन से तड़पे और तुम सुरक्षित खड़े होकर किसी ट्रक में शांति के कबूतर उड़ाओ। ये ढोंग नहीं तो और क्या है? आंदोलन का सारा बोझ देश के बच्चे अपनी पीठ पर उठाए, क्रांति का सारा क्रेडिट तुम अपनी झोली में ले जाओ। इसे सहूलत की राजनीति कहते हैं और आज इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। कल पूरे प्रदर्शन के दौरान बच्चे जो हैं वो पूछते रहे कि समझ नहीं आ रहा कहां जाए, क्या करें। सीजेपी लीडरशिप का इंतजार करते रहे, कोई आया ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा। गजब आदमी है। कोई आदमी बर्गर क्यों खाता है? क्योंकि उसको खाना है।
तो भैया तुम पूरा टाइम वहां स्टेज पर मौजूद थे, लोगों को कह रहे थे क्रांति लाओ क्रांति लाओ, और जब क्रांति का वक्त आया तो विश्रांति, बर्गर वाली क्रांति। और फिर इतनी हिम्मत के वापस बर्गर खाकर आप उन तमाम बच्चों को यह कह रहे हो कि तुम अंधभक्त हो। अब बच्चों ने आवाज बुलंद की तो ये बन गए सीजेपी के पूर्व प्रवक्ता। पूर्व क्यों? क्योंकि भैया इनको हटा दिया अपने पद से। पार्टी ने ये वीडियो आने के बाद कहा कि रिजाइन दे दो। कहा मैं क्यों दूं रिजाइन, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस सर पे सवार है ना, भूत सवार है। तो फिर क्या किया? कहा ठीक है भैया हम ही आपको निकालते हैं। तो ये तो कॉकरोच की स्थिति है, कॉकरोच जनता पार्टी। जंतर मंतर पर जब से प्रदर्शन शुरू हुआ तब से ऐसे कई सारे वीडियो, निर्लज्जता देखिए कि बकायदा वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मैं तो बर्गर खाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरी नौकरी थोड़ी है, मुझे चुना थोड़ी है। मतलब कमाल है, बच्चों के कंधे पर चढ़कर तमाम तरह की घटिया बयानबाजी करेंगे, हीरो बनेंगे, प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। अब देखिए अभिजीत दीपके इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, 24 मिलियन फॉलोअर पाए, अमेरिका से भारत आए, यहां आकर सोनम वांगचुक से 20 दिन का अनशन भी करवा दिया। लेकिन जब बारी आई फ्रंट से लीड करने की तो ठीक उसी वक्त गायब हो गए जब छात्रों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी। हाँ गायब हो गए, मैं सोच समझ कर कह रही हूं। ये गाड़ी के एकदम पीछे कहीं खड़े हो जाना, इसे गायब होना नहीं तो क्या कहेंगे। दीपके के सपोर्ट में आए प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं। पहले तो उन्होंने खूब नारेबाजी की, लेकिन जब गहमा गहमी की स्थिति बनी तो दीपके ट्रक में चढ़कर गायब हो गए। सौरभ दास, आशुतोष रांका, सीजेपी के ये दो और चेहरे जो कल जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। सुबह 11:50 पर दोनों जेपी नड्डा से पहली बार मिले। 11 बजे जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान हिंसा शुरू हो गई। शाम 4 बजे इन्होंने याचिका सौंपी और इसी दौरान जंतर मंतर से बवाल और हिंसा की कई तस्वीरें आई। यानी ये भी उस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद नहीं थे। इन्होंने कहा हमारे फोन छीन लिए, हमें वहीं बैठा दिया गया, हमें वहां से हिलने ही नहीं दिया। और ये तब जब उनसे पूछा गया कि भैया वेयर वर यू, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया जेपी नड्डा ने, हमें बैठा कर रखा, फोन जब्त कर लिया। जबकि साफ दिख रहा है कि दोनों के फोन उनके पास में मौजूद हैं। ध्यान से देखिए, कल के प्रदर्शन में जब प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग रहे थे तो इनमें से कितने लोग उस वक्त वहां थे बताइए? किसी का वीडियो आपको दिखा? अगर दिख रहा है तो प्लीज हमें भेज दीजिए, हम कल दिखा देंगे। हमें अब तक तो नहीं दिखा। कोई सामने आया? उत्साह बढ़ाने सबके सब आए। ये देखिए, दांत चबा चबा कर, डिसेंट वॉइस ऑफ पीपल, आजादी आजादी, बोल के लब आजाद है, हेलो हाउ आर यू। कहां थे ये सब कल? हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सिर्फ नारा है? जब जोर जुल्म से टक्कर लेने के लिए आपकी जरूरत थी तो कहां थे आप? सब भाग गए। लाठी डंडे खाने के लिए बच्चों को आगे कर लिया, एक को नेता नहीं। कल जंतर मंतर में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जानते हैं आप? कई महिला पुलिसकर्मियों को चोट आई, 60 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए, 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। एक बच्ची की हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है और बीएनएस की कई गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। सबको पता है किसी नेता या नेता के साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, सब जानते हैं। मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज होगा जिन्हें भीड़ बनाकर उपद्रव के बदरंग तस्वीरें रंगी हुई देखी है। और अब तो वादा भी किया गया है कि लीगल हेल्प भी मिलेगी। और ये वादा अरविंद केजरीवाल ने किया है एक नंबर जारी करके। प्रदर्शन को ट्रेंड में लाने के लिए हिंसा वाला ट्रेड अपनाने की तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर नहीं आनी चाहिए थी। मुद्दा क्या था आप बताइए? शिक्षा का एक जन आंदोलन जब जन्म लेता है तो वजह क्या होती है? असंतोष, और असंतोष के साथ विचारधारा का मिश्रण। इस आंदोलन में असंतोष तो कूट कूट कर भरा था, लेकिन विचारधारा नदारद थी। दीपके ने इस बहती गंगा को पहचाना
और असंतोष को तो एक मंच दे दिया, लेकिन चैनलाइज नहीं किया। ये पूरा आंदोलन शिकायतों का एक ऐसा मेला बनकर रह गया जहां हर नाराज गुट अपना अपना एजेंडा चला रहा था। अलग अलग विचारधाराएं आपस में ही टकराने लगी थी। सारा मुद्दा क्रेडिट की होड़ में तब्दील हो गया। जो असल सवाल थे वो कहीं पीछे छूट गए। सत्ता में बैठी बीजेपी जवाबदेही से आंखें नहीं मूंद सकती है। अगर बच्चे गलत हाथों में खेल रहे थे तो उन्हें सही रास्ता दिखाना किसका काम था? शिक्षा मंत्रालय ने वक्त रहते संवाद क्यों नहीं स्थापित किया? छात्रों की बात सुनने में इतनी देरी धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों हुई? जब देश का युवा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था तो उसका समाधान समय रहते क्यों नहीं निकाला गया? देश की शिक्षा व्यवस्था को सही रखने की पहली जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी बताइए किसकी है? पेपर लीक हुआ, गिरफ्तारियां हुई, एक्शन हुआ, लेकिन बच्चे और उनके मां बाप से संवाद कहां हुआ? किसने किया? बात करनी नहीं चाहिए थी? बात होती रहनी नहीं चाहिए थी? इस्तीफा मांग लेना, दूसरी तरफ इस्तीफा ले लेना, इस्तीफा दे देना, बस यही मामला खत्म। सिस्टम बदल जाएगा। अगर सिस्टम को बदलना है तो जड़ों में जाना होगा, रूट कॉज उसे पकड़ना होगा, उसे दुरुस्त करना होगा। क्योंकि असंतोष जब हथियार बनकर गलत हाथों में जाता है तो ऐसी ही तस्वीरें आती है जो जंतर मंतर से आई है। और सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बॉर्डर से भी जो तस्वीरें सामने आई है, आज समझना जरूरी है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, कई राज्यों के किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत के लिए कूच किया और जब उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया तो बॉर्डर से लौट गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मांग की थी उस मांग के कुछ बिंदु मान लिए गए हैं। उन्होंने कहा हमें कृषि मंत्री से मुलाकात करनी है। चढ़ूनी जी का बकायदा बयान आया, कहा कि हमने ये मांग की है, हमें मिलने दिया जाएगा कृषि मंत्री से तो हम ये बात मान लेते हैं। लेकिन किसान उस ट्रेड डील के मुद्दे पर दिल्ली में कूच कर रहे थे जो आज तक अभी तक हुई ही नहीं है। उस डील की सच्चाई यह है कि 2 फरवरी 2026 को भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा की घोषणा की गई। इसके लिए 7 फरवरी 2026 को एक संयुक्त बयान जारी किया गया। बीते 5 महीनों में समझौते की टेबल पर दोनों देश कई बार आए, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच समझौता फाइनल ड्राफ्ट नहीं हुआ है, सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। डील पर मोहर तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन शुक्र इस बात का कि सरकार यहां पर जल्दी से चेत गई। किसानों ने कहा हम कूच कर रहे हैं, तो कहा भैया क्या चाहिए? कहा हमें बात करनी है। तो कहा ठीक है भाई, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आपकी बात करवा देते हैं। यही तो चाहिए था बच्चों वाले केस में। क्यों देरी कर दी? जो काम जेपी नड्डा आज कर रहे हैं वो तो आज से कुछ दिन पहले भी कर सकते थे। और सच पूछूं तो दिल्ली में जो दंगल चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? केंद्र में भारत की शिक्षा नीति है। बहुत ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा। जंतर मंतर से संसद तक, युवाओं से लेकर विपक्षी नेताओं तक क्या बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताओ? कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, है ना? पेपर लीक के पीछे एजुकेशन सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो भारत की शिक्षा तंत्र को वसूली तंत्र तक बताने में नहीं चूके हैं। मांग हो रही कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। लेकिन मेरा एक सवाल है, छात्रों की असल समस्या का निदान क्या इतना भर है कि इस्तीफा हो जाए? इस्तीफा चलिए मैं एक बार के लिए मान लूं कि हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इससे परेशानी का हल निकल जाएगा? मतलब क्या यह गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और उसके बाद कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा? पेपर लीक बड़ी समस्या है। पता है क्यों? 2009 से 2021 तक इस देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। आप जानते हैं ये बात?
नोट कर लीजिए, 2009 से 2021 तक देश में एक भी शिक्षा मंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। पेपर लीक फिर भी होता रहा। जुलाई 2021 से देश के शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में भी पेपर लीक हुए, है ना? यानी परीक्षाओं की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसियों के अंदर इतनी दीमक घुस चुकी है कि कोई भी शिक्षा मंत्री उस दीमक का सही तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। और वक्त के साथ ये दीमक बढ़ती जा रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। यानी पेपर लीक की समस्या एक नाकाम सिस्टम का उदाहरण है और इसमें कोई शक नहीं कीजिएगा। सवाल यह है कि पेपर लीक का हल है क्या? राइट? हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कैसे होगा? हुक्म, इसका एक समाधान निकालकर आपको दिखाती हूं। एक समाधान है कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा। पता है क्यों? क्योंकि जब ऑफलाइन परीक्षा होती है तो प्रश्न पत्र तैयार होते हैं, मतलब सवाल तैयार करने के प्रोसेस में कई शिक्षक शामिल होते हैं। फिर सवालों को ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरे देश में अलग अलग सेंटर तक पहुंचाया जाता है, उसमें ट्रांसपोर्ट शामिल रहता है। ये मैं किसकी बात कर रही हूं? जो कंप्यूटर से नहीं होते हैं। फिर क्वेश्चन पेपर कई लोगों के हाथों से होता हुआ बच्चों तक पहुंच जाता है। यानी परीक्षा सेंटर से कई स्टाफ इस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। जहां पेपर बना और जहां बच्चों के हाथ में आया, उसके बीच बहुत से पड़ाव हैं और लूप होल इन्हीं पड़ावों में है। इनमें से कोई भी कड़ी अगर कमजोर हुई तो पेपर लीक हो गया। ये लीक करने वाला माफिया फौरन उसी कमजोर कड़ी को पकड़ता है और काम शुरू कर देता है। सवाल पहले से ही लीक हो जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन परीक्षाओं में अलग तस्वीर बनती है। इसमें कोई फिजिकल पेपर नहीं होता। जो प्रश्न तैयार करते हैं उन्हें भी बस सवालों का सेट तैयार करना होता है। फिर कंप्यूटर क्या करता है जानते हैं आप? रैंडमाइज्ड क्वेश्चन सामने डालता है। उसके सीक्वेंस जो है बहुत रैंडम तरीके से रखता है। इससे हर स्टूडेंट को अलग सीक्वेंस में सवाल मिलते हैं। यानी कोई अगर सवाल लीक भी करे तो इसका फायदा ना के बराबर मिलेगा। भारत में ज्यादातर बड़ी परीक्षाएं इसी सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होने लगी है। क्या है? उसे क्या कहते हैं? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जीईई मेन, जीईई एडवांस्ड, गेट, कैट, एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, ये जितनी भी परीक्षाएं हैं अब सीबीटी से होती है। यानी पेपर लीक के समाधान के लिए तेजी से टेक्नोलॉजी का सहारा भारत में शुरू हो गया। नीट पेपर लीक के बाद 2027 के इस परीक्षा को भी कंप्यूटर बेस्ड करने का ऐलान हो चुका है। मतलब पेपर लीक की समस्या को खत्म करने का एक ऑप्शन यहां मौजूद है। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार में भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगा रहा है। तो मैं आपके सामने आंकड़े रख देती हूं, आप डिसाइड कीजिएगा, ठीक है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त यानी 2013 से 14 में इस देश में 180 स्टूडेंट पर एक स्कूल हुआ करता था। आज की तारीख में 168 स्टूडेंट के लिए 168 स्टूडेंट के लिए एक स्कूल है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त यानी 2013-14 में इस देश में एक टीचर पर 27 बच्चे थे। आज की तारीख में एक टीचर पर 25 बच्चे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 56% स्कूलों में बिजली हुआ करती थी। आज ये हो गई है 92%। उस वक्त की सरकार सिर्फ 24.4% स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई करवाया करती थी। आज ये हो गई है 64.7%। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त सिर्फ 8% स्कूलों में इंटरनेट हुआ करता था। आज ये बढ़कर हो गया है 63.5%। और अंतर कितना है?
मनमोहन सरकार और कांग्रेस सरकार में अंतर कितना है? बरसों बरस का है क्या? कितने सालों का है? मनमोहन सिंह सरकार के वक्त 14.9% स्कूलों में स्मार्ट क्लास हुआ करती थी। आज ये दुगनी हो गई है, 30.6%। उस वक्त की सरकार, भारत सरकार जो उस वक्त थी, जीडीपी का 3.3% शिक्षा पर खर्च किया करती थी। आज इसे बढ़ाकर 4.6% कर दिया गया है, जबकि इसको होना और ज्यादा चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये भरपूर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यानी शिक्षा का जो पैमाना होता है, उससे आप ये बताते हैं कि किसी देश का एजुकेशन स्ट्रक्चर सुधरा है कि बिगड़ा है। इस पैमाने पर कांग्रेस सरकार के मुकाबले मोदी सरकार में चीजें बेहतर हुई है, बेहतर ही हुई है, परफेक्ट नहीं हुई है, शानदार नहीं हुई है। वो जिसे कहते हैं ना अमेजिंग, वो नहीं हुई है, लेकिन पिछली सरकारों से अभी बेहतर हुई है। अब आप कहेंगे मैडम ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दी आपने, शिक्षा प्रणाली भी कोई चीज होती है कि नहीं, उसमें सुधार हुआ कि नहीं हुआ? हुक्म, ये न्यूज की पाठशाला है। हमने आपसे वादा किया है कि पढ़ाएंगे ऐसा जैसा किसी ने कभी नहीं पढ़ाया होगा। आपके मन में भारत की शिक्षा प्रणाली पर सवाल है, उस पर भी जवाब दे देती है। भारत में मोदी सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, है ना, एनईपी, यानी शिक्षा नीति में बदलाव 2020 में हुआ। उससे पहले का हाल आपको पता है क्या था? भारत में आखिरी बार 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। उसके बाद 34 साल लग गए देश को एजुकेशन पॉलिसी लाने में। 1986 में जब एजुकेशन पॉलिसी बनी तो उसमें नियम था कि हर 5 साल में इसे रिव्यू किया जाएगा। कितने साल में? हर 5 साल में। लेकिन 1992 में आखिरी बार इसे रिव्यू किया गया, उसके बाद ये रिव्यू ही नहीं। और भारत की शिक्षा नीति की तरफ किसी सरकार ने, बात सच है कि झांका तक नहीं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब 2015 में नई शिक्षा नीति पर काम शुरू हुआ और इस दौरान पूरी दुनिया बदल भी गई। 1991 में उदारीकरण का जो दौर शुरू हुआ, मतलब भारत ने दुनिया के लिए अपना बाजार जब खोला, देश में कंप्यूटर क्रांति हुई, हमने अपनी शिक्षा नीति को वक्त रहते अपडेट करने की जरूरत तब समझी ही नहीं। 2020 में जाकर देश में नई शिक्षा पद्धति लागू हुई। अब सवाल है कि क्या भारत में आज की जरूरत के हिसाब से एजुकेशन पॉलिसी लागू है? हाँ हुक्म, अब ये लागू है। लेकिन 1992 से लेकर 2015 तक इस देश में शिक्षा को लेकर कोई क्रांति हुई ही नहीं। कहीं किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि देश में एजुकेशन पॉलिसी पैरालिसिस है तो क्यों है। अब शिक्षा को लेकर हम जागे हैं और बहुत अच्छी बात है। जब जागे हैं तो सवेरा भी होगा। किसी देश का एजुकेशन सिस्टम उस देश की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर वो सही रहेगा तो देश सही दिशा में चलेगा। पढ़ा लिखा समाज लोकतंत्र को मजबूत करता है और इसीलिए आज जब देश और देश का युवा शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछ रहा है तो उसका जवाब किसी और को नहीं, शिक्षा मंत्री को ही आकर देना होगा। और इसीलिए आज जोरदार बहस हो रही है। नीतियों को लेकर बार बार ये प्रश्न, अगर इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, दिल्ली पुलिस की हिरासत से राहुल गांधी छूट गए हैं। छत्रसाल स्टेडियम से राहुल को रिहा कर दिया गया है। प्रियंका गांधी को भी थाने से रिहा कर दिया गया है। मां सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी बाहर निकली। अब से कुछ देर पहले हमें ये सूचना मिली है और आपको ये बता दें कि तस्वीरें भी अब आने लगेंगी। सोनिया गांधी कुछ कह रही है, सुनिए। प्रियंका गांधी सुनिए। यूथ है, इसी पर न्यौछावर हो गया एग्जाम्स में, और आप एग्जाम्स में बार बार पेपर लीक हो रहे, बार बार पेपर, और आप स्टूडेंट्स को मार रहे हो। अरे आपने जो दोषी है उनको कब पकड़ा है? जो दोषी है पेपर लीक के लिए उनको कब आपने पकड़ा है, कब अरेस्ट किया है, कब पीटा है उनको? आप स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रहे हो हॉस्पिटल में, बच्चियां हॉस्पिटल में। तो ये क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र है? राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट।
and no government has the right to suppress that right. This is a democracy. This is a democracy which belongs to the people. It belongs to the youth. Parliament belongs to the youth. We are elected by them. And we cannot continue like this without a discussion. We cannot continue without change. We cannot continue ignoring them. And certainly, it is unacceptable that they should be beaten in the way they were beaten yesterday. It is unacceptable. And we do not accept it. We will fight for them. We will fight with them. प्रियंका गांधी बहुत आक्रोश में इस वक्त नजर आ रही हैं। वो जब डिटेंशन से छूटी तो उन्होंने सीधा कहा कि यहाँ राइट है हमारा, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, हम बच्चों के साथ हैं, उनको जिस तरीके से पीटा गया वो हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उन बच्चों का साथ देते रहेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है। कौन सा सेगमेंट है आपका पसंदीदा? सोचा है कभी कि सूरज जब आप पर किरण डालता है या उसकी किरणें जब आपके पास आती है तो उसके साथ साथ आपकी परछाई भी घूमती है, और अगर वो परछाई हिले ही ना, घूमे ही ना, तो आप उसे क्या कहेंगे? जादू के रहस्य सोचा है कभी? तेलंगाना के नालगोंडा जिले में पनागल एक जगह है, वहां छाया सोमेश्वर का मंदिर है। यहाँ के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग है और उस शिवलिंग पर 24 घंटे एक ही दिशा में परछाई रहती है ना? हैरान करने वाली बात। गर्भगृह के अंदर कोई खंबा नहीं है, फिर भी खंबे की परछाई वहां शिवलिंग के ठीक सामने दिखाई देती है। सूरज भले ही पूर्व से पश्चिम चला जाए, लेकिन वो छाया जो है वो टस से मस नहीं होती। वैज्ञानिक बताते हैं ये मंदिर की बनावट है, उसकी ज्योमेट्री है और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, एक खिड़की के ग्रिल से रोशनी छनकर आपने देखी है कभी आती हुई? जब रोशनी आती है तो वो थोड़ा मुड़ जाती है, वो सीधी नहीं आती है। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर 4 खंबे हैं और उनको इस सटीक एंगल और दूरी पर तराशा गया है कि बाहर से आने वाली रोशनी जब भी उनसे टकराती है तो चारों खंभों की मिलकर परछाई एक जगह पर कंबाइन होकर दिखाई देती है। तो सूरज चाहे कहीं भी हो, सबकी मिली जुली परछाई, खंभों की वो बनावट रोशनी को इस तरह मोड़ देती है कि वो जाकर शिवलिंग पर बनने वाली परछाई के तौर पर दिखाई देती है और हमेशा वहीं पर दिखती है। लगभग 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच ये मंदिर बना है और इसे बनाया कुंदरू चोल राजाओं ने, मतलब आज से हजारों साल पहले, जब ना कंप्यूटर थे, ना 3D मॉडलिंग हुआ करती थी, ना ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, AI तो भूल ही जाओ। तब हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को इस गणित के साथ तराशा कि आधुनिक विज्ञान भी देखकर हैरान रह जाए। सोचा है कभी? चलिए, घंटी बज गई है, यानी अब मुझे जाना होगा। कल 8:50 पर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला में। शुक्रिया।